हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक और नया चैप्टर जो है पावर शेयरिंग, और वो है हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग जब इस चैप्टर की तरफ जाते हैं तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसके अंदर हम लोग जब एंटर करते हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, वहाँ पे हमारे सामने दो स्टोरीज आती है। उस दो स्टोरीज के बेसिस पे हमें समझाया जाता है कि पावर शेयरिंग जो है किस तरीके से होती है और पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। हम इसी चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है उसका मतलब क्या होता है, जब पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना रहकर पावर को जो है अलग अलग लोगों के हाथ में बांट दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पावर शेयरिंग की डेफिनेशन, जिसमें हमने कहा किसी एक हम लोग कहते हैं ग्रुप के हाथ में या किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर्स ना रहकर पावर्स को अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग लेवल्स पे जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा इस पूरे चैप्टर का वो रहेगी थीम, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें हम लोग जो है दो स्टोरी समझेंगे, एक समझेंगे हम बेल्जियम की स्टोरी, एक समझेंगे हम लोग श्रीलंका की स्टोरी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ की वो जो एथनिक कंपोजिशन है वो वहाँ का समझेंगे कि वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं। ये सारी की सारी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सी जो बेल्जियम या श्रीलंका में किस तरह की जो है गवर्नमेंट रन कर रही है और कौन सी गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल रहती है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें पूरा। फिर आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में होती है, अगर उन जो फॉर्म्स होती है उनमें से जैसे लेवल पे हो रही है, ऑर्गन पे हो रही है, तो वो कौन कौन से है वो हम समझेंगे। एक थर्ड टाइप की हम लोग गवर्नमेंट समझेंगे जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, वो हम इसमें चैप्टर में देखेंगे। कोalition गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के जो है इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारी पावर शेयरिंग की डेफिनेशन के साथ में। तो हम लोग जब बात करते हैं कि जब हम पावर जो है किसी एक आदमी या किसी एक ऑर्गन या किसी एक स्टेट के हाथ में ना रहकर हम डिफरेंट लेवल पे या हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स में उनको डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने कहा हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के फॉर्म में अगर उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो पावर शेयरिंग है। अगर मैंने कहा आपने सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल में अगर आपने उसको कर दिया है तो हम उसको पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इसमें जो है हम लोग दो केस स्टडीज पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहले हम देखते हैं बेल्जियम। बेल्जियम जो एक छोटा सा स्टेट है, एरिया वाइज अगर आप देखते हो तो हरियाणा जितना है वो, और पॉपुलेशन अगर आप उसकी देखते हो तो 1 करोड़ के करीब उसकी पॉपुलेशन है, यानी कि बड़ी कंट्री वो नहीं है। अब वहाँ पे जब देखते हैं हम वहाँ का एथनिक कंपोजिशन जब समझने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है हम उसका बेल्जियम का वो थोड़ा सा समझते हैं, जिसमें हम लोग एथनिक कंपोजिशन समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, इसका कारण क्या रहेगा वो भी हम देख लेंगे। जैसे जैसे आप इसका एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों हमने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कहा है। तो हमने कहा जो हमने इसके अंदर जो ये हमारा बेल्जियम है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला रीजन है ना, इसको हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन। ठीक है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेलोनिया। ये हो गया वेलोनिया पार्ट। अब ये जो आपको छोटा सा ये दे रखा है ये है इसकी जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। ठीक है, ये यहाँ पे 3 चीजें आपको बता दी। अपर वाला जो पार्ट है उसको फ्लेमिश रीजन कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है जो साउदर्न पार्ट है उसको हम वेलोनिया कहते हैं। अब वहाँ पे हम लोग जब समझते हैं चीजों के तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो फ्लेमिश रीजन है, वहाँ पे 59% जो लोग है ना वो डच स्पीकिंग लोग है, ये डच स्पीकर्स हैं। और ये वेलोनिया वाले पार्ट में हम लोग जिसमें 40% जो है फ्रेंच स्पीकर है। ठीक है, अब 1% जो बच रहा है वो 1% है जर्मन स्पीकर्स। समझ में आ गई बात? ऊपर वाला पार्ट फ्लेमिश रीजन, नीचे वाला पार्ट वेलोनिया पार्ट। फ्लेमिश रीजन में 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकर हैं, फ्रेंच, और जो वेलोनिया पार्ट है उसमें 40% जो है फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 1% जो बच रहा है वो जर्मन स्पीकर्स है। अब हमने कहा ये तो हो गया हमारे पूरे ओवरऑल बेल्जियम की बात। अब हम लोग जो इसके कॉम्प्लिकेटेड जो बात है वो हम समझते हैं यहाँ पे कि जो ये ब्रसेल्स है जो इसकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पे
स्थिति उल्टी है। यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे उल्टी स्थिति कैसे है वो हम समझते हैं। ब्रसेल्स के अंदर हम देखते हैं तो 80% जो है वो तो फ्रेंच स्पीकर्स है, ठीक है, और जो 20% है वो डच स्पीकर्स है। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके अंदर कि जो फ्रेंच पूरे बेल्जियम के अंदर जो माइनॉरिटी में है वो ब्रसेल्स के अंदर मेजॉरिटी में है, और जो डच स्पीकर्स यहाँ पे ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है वो पूरे ओवरऑल बेल्जियम की अगर बात की जाए तो वो जो है डच स्पीकर क्या है वो मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन वाली स्थिति ये हो गई है कि अब हमें पता है कि जो कैपिटल सिटी होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब इंपॉर्टेंट होती है तो वहाँ के लोग ज़्यादा जो है क्या फ्रेंच बोल रहे हैं, तो अब जो है फ्रेंच को वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। फ्रेंच स्पीकर लोगों को जॉब्स वगैरह आराम से मिल रही थी, तो अब जो है डच और इनके बीच में इश्यूज क्रिएट होने लग गए। उनको लगने लगा कि हमें जो मतलब जो डच स्पीकर से उन्हें लगता है हमें हमारे को जो बिल्कुल भी वो लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही है, हम लोग जो है कंपैरेटिवली जो है हम इनके मुकाबले जो फ्रेंच स्पीकर है इनके मुकाबले हम इतने वेल्थ में कमजोर हैं, हम लोग पावरफुल नहीं है, हम इतने, तो फिर क्या है इन दोनों के बीच में इश्यूज होने लगती है। लेकिन क्या है ये जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने इस तरीके की जो है ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से पहले क्या है उन्होंने एक नया सोल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया था। उन्होंने क्या कहा था, अब हम लोग एक चीज को ये एथनिक कंपोजिशन हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो वो आपको मैंने लिख दिया एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन, तो आपको पूरी ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं कि हमने एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे देख लिया था। अब मैं बात कर रही थी, मैंने कहा अब ये सिचुएशन हुई थी कि फ्रेंच जो स्पीकर्स थे उनको ज़्यादा मतलब जो उनको ज़्यादा पावर दी जाने लग गई थी, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, इसलिए 1950 से 60s वाला जो टाइम था ना वहाँ आप देखोगे वहाँ पे जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे थे, मतलब आपस में कम्युनिटीज़ जो है उनको लगने लग गया था कि नहीं, तो अब इसके बाद में क्या होने लगा, मतलब उनको इशूज़ होने लग गए थे आपस में बहुत ज़्यादा। तो जो डच स्पीकिंग लोग थे जो मेजॉरिटी में पूरी कंट्री में, लेकिन वो जो है हमारी ब्रसेल्स थी कैपिटल सिटी है वहाँ पे वो क्या है माइनॉरिटी में है, तो अब इस बेसिस पे क्या होने लगा उनके बीच में इश्यूज होने लग रहे हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज थे ना उनसे कैसे क्या बेल्जियम गवर्नमेंट मतलब पूरा सोल्यूशन क्या निकालती है वो हम देखते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे हमारे किस तरफ, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ का बेल्जियम गवर्नमेंट थी ना उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड किया ताकि इन चीज़ों का सोल्यूशन निकल पाए, और जो हमारी कंट्री के अंदर मतलब बेल्जियम के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो मतलब डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं ना, उन सबसे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और हार्मनी के साथ में वो क्या करें सब लोग एक साथ रह पाएँ, और जो है ये जो इस तरह की टेंशन उनके सामने ना हो, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है, अब वो चीज देखिए उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाल दिया। उन्होंने सबसे बड़ा सोल्यूशन निकाला, द डच एंड द फ्रेंच बोथ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब दो लेवल पे बनेगी गवर्नमेंट बनी, एक सेंट्रल, ठीक है, एक बनेगी प्रोविंशियल, ठीक है। अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी ना उसमें क्या रखा है इन्होंने कि डच और जो हमारे फ्रेंच स्पीकर्स है दोनों के नंबर सेम कर दिए, कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो डच और फ्रेंच के सेम कर दिए। तो कभी भी कोई अगर कोई क्वेश्चन उठेगा, अगर कोई ऐसी चीज आती है जहाँ पे दोनों की इशू मतलब दोनों की इंटरेस्ट का मामला होगा, उसमें क्या होगा, अगर डच भी इक्वल नंबर में है फ्रेंच भी इक्वल नंबर में है, तो जब मेजॉरिटी आएगी तो फिर दोनों से निकल के आएगी, तो यानी किसी एक का हम लोग कह नहीं सकते कि किसी एक के लिए नेगेटिव उसका कोई इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया है। फिर उन्होंने क्या एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई जहाँ पे ब्रुसेल्स के अंदर जो है जो इसी तरीके से उन्होंने जो जिस तरीके से सेंट्रल में वो डच और फ्रेंच दोनों के नंबर ऑफ मेंबर सेम रखे गए, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम रखे गए। और एक तीसरी टाइप की कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे निकल के आती है, तीसरे टाइप की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट निकल के आती है जो क्या करती है कि अपने अपनी कम्युनिटीज, यानी कि जैसे फ्रेंच स्पीकर्स हैं डच स्पीकर्स हैं, दोनों की कम्युनिटी से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई है। वो अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उनके सारे के सारे, चाहे उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी प्रैक्टिसेस है, सबका ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन कम्युनिटी गवर्नमेंट्स की होती है। तो अब क्या है, पूरी तरीके से इस तरीके का एक जो यहाँ पे सोल्यूशन निकाला गया उसे हमने बोला है पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन,
कि उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी जो है वहाँ की गवर्नमेंट को बनाया है। अब हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंड किया, सोल्यूशंस देखे बहुत सारे, और ऐसा सोल्यूशन उन्होंने निकाल के लाए जिससे वहाँ पे बहुत शांति का माहौल हो गया, बहुत सब लोग प्यार से एक दूसरे के साथ में रहने लगे, क्योंकि इश्यूज सारे खत्म कर दिए। सेंट्रल वाला इशू था, वहाँ पे डच और फ्रेंच के दोनों के नंबर सेम कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच के मेंबर सेम कर दिए, और उन्होंने एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो मतलब दोनों ही ग्रुप्स के इंटरेस्ट और उनके बिलीव्स, लैंग्वेजेस वगैरह सबका जो है वो ध्यान रखेंगे और दूसरा कोई इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई, इससे क्या हुआ, जो सिविल स्ट्राइफ था वहां पे, जो आपस में लोगों में तनातनी थी, झगड़ा था ना, वो सारा का सारा मिट चुका था। अब अगर ये मान लो अगर गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन नहीं लेती तो वहां पे एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन स्टार्ट हो जाती और वहां पे डेवलपमेंट रुक जाता। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह का एक इंटेलिजेंस, जो एक हम कहेंगे ना एक सोल्यूशन उन्होंने निकाला था, उससे क्या हुआ, बेल्जियम में हर तरह का जो सिविल स्ट्राइफ जो था वो अवॉइड कर दिया उन्होंने, और साथ ही साथ जो लिंग्विस्टिक लाइंस पे हो सकता था कि एक बहुत बड़ा डिवीजन हो जाता, उसको भी रोक दिया। अब दोनों ही ग्रुप के लोग आराम से प्यार से बेल्जियम के अंदर ही रह रहे हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। आगे की तरफ हम जब चलते हैं, अब ये चीजें हो गई यहाँ पे कि 3 तरह की चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। अब दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं तो ब्रसेल्स का आपको समझ में आ गई है कि ब्रसेल्स का सीधा मतलब सॉरी बेल्जियम का हमने देखा था, बेल्जियम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है फ्लेमिश रीजन, एक है वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश में जो है डच स्पीकर 59% थे, वेलोनिया के अंदर हमने कहा तो हमारे पास में कितने वो थे 40% जो लोग थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे। अब हमने बात करी कि 1% जो बचा था वो जर्मन स्पीकर थे। साथ ही साथ हम बात करते हैं वहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के बारे में, तो वहाँ पे जो थे फ्रेंच स्पीकर जो है 80% थे और 20% वहाँ पे डच स्पीकर थे। अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेती, पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन नहीं अपनाती, तो वहाँ पे एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ सकती थी, क्योंकि 50s और 60s के बीच में जो वहाँ का माहौल था ना वो सिविल वॉर जैसा ही था कि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो एक बहुत बड़ी हम लोग देखते देखते कोई भी चीज़ हो सकती थी वहाँ पे। तो उन्होंने अकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई थी जिसमें सेंट्रल लेवल पे उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर दोनों के सेम थे। सेम ऐसी ही गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी बनती है, यानी कि ब्रसेल्स में भी बनती है, वहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ डच स्पीकर और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकर दोनों बराबर रखती जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं श्रीलंका की तरफ। अब श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन हम समझ लेते हैं। ये श्रीलंका है हमारा, ठीक है, जस्ट हाँ आपको पता ही है ना ये आइलैंड वो है, यहाँ पे जो है हमारी जो इंडिया से कनेक्टेड है, जो हमने बात करी हमारा जो तमिलनाडु है उससे कनेक्टेड है ये। अब हमने कहा यहाँ का जब हमने एथनिक कंपोजिशन देखा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ का एथनिक कंपोजिशन भी अब हम देख लेते हैं। बेल्जियम का हो गया, ये लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की, कहाँ की, जो श्रीलंका के अंदर। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बेसिस पे था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस जो है प्रोमिनेंट है, एक है सिन्हाला, यहाँ पे 74% लोग जो है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे, और साथ में दूसरी लैंग्वेज थी तमिल, तमिल स्पीकर्स यहाँ पे थे 18%, ठीक है, 18% यहाँ पे जो है तमिल स्पीकर्स थे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तमिल भी यहाँ पे 2 टाइप्स के थे, ठीक है, एक तो वहाँ के नेटिव तमिल्स थे जो हमेशा से वहीं पे रह रहे थे, दूसरे जो थे इंडियन तमिल्स थे, ठीक है, इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स जो थे जो हमारे इंडिया से जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उन्होंने क्या है प्लांटेशन के लिए, टी गार्डन्स के लिए क्या है इंडिया से कुछ तमिल लोगों को यहाँ पे श्रीलंका शिफ्ट किया था, तो वो तब से यहीं पे रह रहे थे, लेकिन अभी भी इनके और जो नेटिव तमिल्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो हमने कहा यहाँ पे भी इनका अलग अलग जो है हमें कंपोजिशन देखने को मिलता है, इनके बीच में भी आपस में जो है इक्वालिटी नहीं होती है। बाकी जो हम लोग बात करते 8% जो लोग थे वो क्रिश्चियंस वगैरह थे, जो सारी लैंग्वेजेस जो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स है, ऐसे सारे के सारे लोग थे जो कि ये लैंग्वेज बोल रहे थे, ठीक है। अब हमने कहा स्पीकर्स थे 18%। अमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, हमने डिस्कशन कर लिया है, तमिल नेटिव्स एंड द इंडियन तमिल्स, ठीक है। तमिल नेटिव्स आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, उनको हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, जो 13% है। तो ये नेटिव्स कितने हैं 13%, ये नेटिव्स है। द रेस्ट हुज फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, जो हमारे यहाँ से प्लांटेशन के लिए यहाँ से गए थे उनको हमने क्या कह दिया है इंडियन तमिल्स कह दिया है, ठीक है। तो हमने कहा 18 में से जो ये बच गए तो 5% कौन से हैं वहाँ पे 5% है हमारे इंडियन तमिल्स है। क्लियर है यहाँ तक की बात?
अगर सिंहाला की कंपोजिशन की बात की, अगर श्रीलंका की कंपोजिशन की बात की जाती है तो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग 74% है और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले 18% है। तमिल में भी एक क्लासिफिकेशन है, उसके भी 2 सब ग्रुप्स हैं। वहाँ पे नेटिव तमिल्स जो हमेशा से वहीं पे रह रहे थे और जो इंडियन तमिल्स जो यहाँ पे प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने भेजे थे। तो 13% तो नेटिव तमिल्स थे और 5% जो है इंडियन तमिल्स थे। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे चलते हैं हम लोग। अब ये चीज आप देखना, जो सिंहाला बोलने वाले लोग है ना मोस्टली बुद्धिस्ट है, ये लोग बुद्धिस्ट है। और जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं फिर हमारे पास में जो ये मुस्लिम्स और इंडियन मतलब जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो जो तमिल स्पीकर्स हो जाते हैं इसके अंदर। बाकी जो बचे हुए थे 7% हमने कहा वो जो क्रिश्चियंस है। अब ध्यान रखना, अब इनका जो है रिलीजन बुद्धिस्ट है तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ चलो कॉम्पोजिशन है सब अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा कि सिंहाला लैंग्वेज यहाँ पे है जो मेजॉरिटी में है। अब मेजॉरिटी में है तो क्या है, वो लोग क्या करते हैं अपने जो सारे फैसले हैं वो उन पे जो तमिलियंस हैं उनके ऊपर थोपते हैं, वो उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। वहाँ पे जो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ना उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको हर एग्जाम में हर जो रिक्रूटमेंट होता है जो जॉब्स वगैरह होती है उनमें प्रायोरिटी सिंहाला लैंग्वेज वालों को दी जाती है। और हमने कहा कि सिंहाला वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट है, तो अब उन्होंने क्या किया, सिंहाला को तो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना ही दिया और साथ ही साथ बुद्धिज्म को भी क्या करते हैं वो लोग ऑफिशियल रिलीजन बना देते हैं वहाँ का। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे हो रही है। जब ये चीज़ तमिल जो वहाँ पे रहने वाले जो तमिल लोग थे वो लोग ये चीज़ देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमें भी जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए। बोले क्योंकि हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं, क्योंकि तमिल हमें इक्वालिटी दी ही नहीं जा रही। तो वो बोले या तो आप लोग हमें इक्वालिटी दो या फिर आप क्या करोगे हमारे एक अलग ही स्टेट बना दो जो तमिल स्पीकर्स हैं उनके लिए। लेकिन जो है इस तरह की कोई बात वहाँ पे सुनी नहीं जाती है। जब हमने कहा इंडिपेंडेंट हो जाता है श्रीलंका कब, 1948 के अंदर, जो द लीडर्स ऑफ द सिंहाला कम्युनिटी जो है वो, अब ऑब्वियस है कि जहाँ पे आप गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन नहीं लेगी वहाँ पे क्या होगा, जो मेजॉरिटी है हमेशा माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे जो सिंहाला बोलने वाले जो लोग होते हैं ना वो अदर ये जो तमिलियंस होते हैं इनको क्या करते हैं, ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उनको डोमिनेट करते हैं और जो है मेजोरिटेरियन जो मेजर्स हैं कि भाई हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए क्या है हमारी ही बात मानी जाएगी, ज़्यादा लोग हम लोग हैं तो हमारे ही जो है इंटरेस्ट की बातें हैं जो रखी जाएगी, बाकी जो है लोगों की कम सुनी जाएगी। तो ये मेजोरिटेरियन जो हम बात करते हैं वो लोग यहाँ पे उन मेजर्स को यूज़ कर रहे थे। अब हमने कहा जब वो 1948 में जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद में सिंहाला लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है और फिर उसके बाद में प्रेफरेंसेस जो हैं वो किसको दी जाती है, सिंहाला को दी जाती है। ऐसे लोग जो सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस वहाँ पे दी जाती है। तो ये क्लियरिटी हो गई है वहाँ के एथेनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे जो है श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या, जब तमिलियंस इतनी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इतनी चीज़ें उठा रहे हैं कि प्लीज़ हमें भी एक इक्वालिटी दो, तो क्या सच में गवर्नमेंट देती है? तो यही चीज़ हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने कहा जब वहाँ की गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या है, मेजोरिटेरियन जो है मेजर्स अपना रही है, मेजोरिटेरियन जो है पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, तो उसके बाद में क्या होता है, तो ऑब्वियस है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रही है दूसरे ग्रुप को अच्छे प्रेफरेंसेस नहीं दे रही है, तो वो जो है सेकंड ग्रुप जो है जिसको जो माइनॉरिटी में है वो जो है क्या है उनको इस तरीके से देखेगा कि ये लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट होने की कोशिश करेगा। अगेंस्ट जब भी होता है स्ट्राइफ होगा तो उनके बीच में टेंशंस बढ़ेगी और एंड में सिविल वॉर होगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे तमिल्स बोलने वाले लोग थे ना उनके टूवर्ड्स है ना जो गवर्नमेंट थी वो सेंसिटिव नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था ये तो कम लोग हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं, सिंहाला लैंग्वेज यहाँ की लैंग्वेज है। तो वो लोग क्या करते थे, प्रेफरेंसेस किसको दे रहे थे, सारी की सारी जो है इनको श्रीलंकन वालों को देखते थे। अब तमिल्स जो थे उनको लगता था कि हम तो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, कैसे, जॉब्स में, एजुकेशन में, कहीं पे भी उनको प्रेफरेंसेस नहीं दी जा रही है। हमेशा जब भी कोई जॉब की बात आती है तो पहले सिलेक्ट होते हैं सारे सिंहाला बोलने वाले, फिर उसके बाद में कहीं नंबर आता है, अगर कोई जॉब बच जाती है तो इन लोगों को मिलेगी, अदरवाइज मोस्टली जो मतलब जॉब्स मिल रही थी वो सिंहाला लैंग्वेज वालों को बोल रही थी। ठीक है, अब उनको लगे कि जो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी कर रही है। मैंने आपको कहा कि जो तमिलियंस है वो कौन से थे, वो मेनली हिंदू मुस्लिम थे, और जो सिंहाला बोलने वाले थे वो बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट के साथ में अच्छा बिहेव किया जा रहा था और जो है इनके साथ में भी इनके साथ बुरा बिहेव किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया जा रहा था।
अब जब इतना सब कुछ हो रहा है कि आप एक ग्रुप को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, दूसरे को आप बिल्कुल ही मतलब इग्नोर कर रहे हो, उस केस में ऑब्वियस है कि रिलेशनशिप तो खराब होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे जो है सिंहाला लैंग्वेज वाले और तमिलियंस जो होते हैं उनके बीच में इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके हम लोग बोलते हैं ना रिलेशन ऐसे टेंशन वाले हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि 1956 में एक एक्ट पास होता है, ठीक है, श्रीलंका में 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें क्लियरली बोल दिया जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो सिंहाला लैंग्वेज बोलता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंहाला को अब इकलौती एक हमने क्या बना दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है और पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया था तमिल वालों को। जबकि बेल्जियम में क्या होता है, दोनों को इक्वल लेके चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। हमने कहा गवर्नमेंट जो है, हमने कहा मेजॉरिटेरियन जो मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या करती है, 1956 में एक एक्ट पास करती है जिसमें सिंहाला को इकलौती जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वो डिक्लेयर कर देते हैं और तमिल को है बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कौन सी पॉलिसी अपना रही है, वो प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स अपना रही है कि जिसको ज्यादा मेजॉरिटी है उसको ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाएगी, जिसकी मेजॉरिटी कम है उसको प्रेफरेंसेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये गलत था, चाहे कुछ भी हो सकती है उसमें। हमने कहा कि कोई भी जॉब है, जैसे यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशंस है, हमने कहा कोई गवर्नमेंट जॉब्स है, वो सारी की सारी किसको दी जा रही थी, जो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तमिलियंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। अब मैंने कहा सिंहाला लैंग्वेज को जब आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, वो भी इकलौती ओनली वन जो आपने एक इकलौती वो बना दी है, तो अब क्या होगा, वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म भी बहुत ज़्यादा उस टाइम में उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी और ज़्यादा ग्रो करेगा इसके अंदर। अब जो भी ये इतने होने के बाद में जो है उनको तमिलियंस को पूरी तरह से ये चीज़ फीलिंग आ चुकी थी कि हमारी जो है बिल्कुल हमें इग्नोर कर दिया गया है, हम यहाँ के सिटीजन है या नहीं वो वाली भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। हम ना तो हमारे लैंग्वेज को लेके वो लोग सेंसिटिव है और ना ही हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, हमारे कल्चर को लेके उनके मन में कोई भी सेंसिटिव्स है, ठीक है, ये वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। अब रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियस है ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सिविल वॉर। और जो है रिलेशंस और दिन ब दिन और गहरे होते जाते हैं, इनके खराब होते जाते हैं और फाइनली वो जो है वहाँ पे एक सिविल वॉर हमें देखने को मिलता है। अब दोनों ही गवर्नमेंट ने अलग अलग डिसीजन लिए और उनके रिजल्ट भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब हमने कहा जो बेल्जियम था वहाँ पे इतनी अच्छी सारी चीज़ें हुई, वहाँ पे इतनी शांति है, प्यार से सब लोग अलग अलग ग्रुप के लोग रह रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स उनके बीच में मतलब वो है वहाँ पे लैंग्वेज का, फिर भी जो है शांति से एक गवर्नमेंट ने एक अच्छे तरह का डिसीजन लिया और उसका एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है मेजॉरिटी को फॉलो किया तो वहाँ पे एक गलत हमें जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और सिविल वॉर के रूप में वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा पावर जब आप किसी एक आदमी के हाथ में दे दी आपने, यानी कि एक ग्रुप के हाथ में दे दी है, तो सिविल वॉर होना ही होना है। बट बेल्जियम में क्या किया गया, उसी पावर को शेयर कर दिया गया बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसका क्या हुआ कि उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अब ये तो हमने क्या, हमारी दोनों स्टोरीज समझ लिए, ये चीज़ें हम पूरी समझ गए। अब हमने कहा कि अब क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ, वो हमने सब चीज़ें देखी। हमने कहा पावर शेयरिंग होने की वजह से जो है बेल्जियम में आज बहुत अच्छी शांति है, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं। और वहीं पे श्रीलंका में उन्होंने मेजोरिटेरियन जो है सारे के सारे मतलब वो चीज़ें की है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ जाती है। अब हमने कहा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर में, क्यों एक अच्छी डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे हमने कहा पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर आपने किसी एक ग्रुप, एक इंडिविजुअल को अगर पावर दे दी है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है और आपको जो है उसके बैड रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग में क्या होता है, इसके कुछ प्रूडेंशियल रीजंस हैं और कुछ मॉरल रीजंस हैं। प्रूडेंशियल रीजंस जो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है जो वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने देखा, हमने अभी बेल्जियम और श्रीलंका करा, तो उसमें क्या देखा हमने, अगर पावर शेयरिंग होगी तो जो रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर वहाँ के जो सिटीजन्स अलग अलग जो ग्रुप्स रह रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग जो लोग रह रहे हैं, उनके बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स की कंडीशन बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके उसमें नहीं है, अगर वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है, तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको वायलेंस देखने को मिलेगा और पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा प्रूडेंशियल रीजन में ये है कि जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और जहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं होगी वहाँ पे जो है वायलेंस और आपको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब हमने कहा अगर आपको पॉलिटिकल ऑर्डर बना के रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर आप,
क्योंकि कोई भी आदमी, फिर तो डिक्टेटर वाली कंडीशन हो जाती है, हमेशा मेजॉरिटी जो है अपने सारे मतलब जो अपने फायदे ही देखेगी, वो माइनॉरिटी की तरफ ध्यान नहीं देती है। लेकिन जहाँ पावर शेयरिंग होगी वहाँ दोनों ग्रुप्स का ध्यान रखा जाएगा और एक पॉलिटिकल ऑर्डर, शांति बनी रहेगी वहाँ पे। रोज रोज कोई हमें सिविल स्ट्राइफ देखने को वहाँ नहीं मिलता है। क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वहाँ पे जो है कभी भी जो है ये मेजॉरिटी अपनी, बोलते हैं ना, अपनी इच्छाएं किसी दूसरे पे थोपने की कोशिश नहीं करती है। अगर आप मान लो कि अगर कोई कंट्री जैसे श्रीलंका था, श्रीलंका में हमने देखा कि उन्होंने मेजॉरिटी को फॉलो किया, ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन हमें देखने को मिली ना। तो अगर हमें कंट्री को मतलब हमें लंबे टाइम के लिए बिल्कुल सिक्योर रखना है, अगर वहाँ पे शांति रखनी है, तो हमें वहाँ पे पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो मेजॉरिटी के पीछे तो थोड़े दिन तक ही शांति रहेगी। अब हमने कहा मॉरल रीजन क्या है। मॉरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो आत्मा है डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक्सप्लेन है या आपको कुछ भी जस्टिफाई द स्टेटमेंट है, कुछ भी है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है ना आपको, तो ये सब इसमें ही आपको इंक्लूड करना है सारा, कि किस तरीके से आत्मा है पावर शेयरिंग। तो हमने कहा किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पावर शेयरिंग होगी वहाँ डेमोक्रेसी है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. अब देखो क्या है इफेक्ट। अब हमने कहा एक डेमोक्रेटिक रूल्स जो है, हमने कहा उसके अंदर शेयरिंग ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी एक आदमी को दे दी तो वो उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देगा, या फिर एक ग्रुप को दे दी तो वो मेजॉरिटी वाइज करने लग जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी डेमोक्रेसी रन करनी है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग आपको करनी पड़ेगी और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमने कहा, अब देखो क्या है, अगर पावर शेयरिंग होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि पीपल हैव द राइट टू कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमने कहा कि डेमोक्रेसी है, उसमें अलग अलग ग्रुप पे अगर नहीं होगी, आप अलग अलग पावर शेयरिंग नहीं रखोगे, तो फिर इलेक्शंस वगैरह भी तो आपको कराने पड़ेंगे ना, नहीं तो लोग किस तरीके से मतलब ये चीज़ चूज कर पाएंगे कि उनको किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए, किस तरीके से क्या है। तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो हर आदमी उसके क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हमने कहा लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है और इससे एक स्टैक बना रहता है सिस्टम के अंदर। तो ये होगा इसके मॉरल रीजन के डेमोक्रेसी के जो हमने कहा पावर शेयरिंग होगी तभी एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। तो आपको समझ में आ गए होंगे इसके प्रेडेंशियल और इसके मॉरल रीजन। अब हमने कहा 2 टाइप्स की पावर शेयरिंग होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंट लेवल्स में बांट देते हैं, जिस तरीके से हमने बेल्जियम में देखी ना, जिसमें हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग वही है जो हमने बेल्जियम में देखी थी, बेल्जियम में इसी तरह की तो करी थी उन्होंने पावर शेयरिंग, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें नंबर ऑफ डच और नंबर ऑफ फ्रेंच को इक्वल रख दिया था। स्टेट में भी सेम ऐसी गवर्नमेंट बनाई थी, और जो हम कहते हैं हमारे इंडिया में है जिसमें लोकल गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। तो हमने कहा पावर शेयरिंग जहाँ पे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती है, तो उस टाइप की जो पावर शेयरिंग है उसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा हमारे इंडिया में होता है सेम ऐसा कैसा, हमारे इंडिया में होता है ना ऐसा। इन इंडिया देयर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो ये हो गए हमारे। फिर हमने कहा हमारे स्टेट लेवल पे भी होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। फिर हमने कहा लोकल लेवल पर होती है ये रूरल और अर्बन, जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है फेडरलिज्म वाला चैप्टर है उसके अंदर आप ये पूरा का पूरा चैप्टर उसके अंदर समझोगे, जो कि किस तरीके से जैसे पंचायत कैसे रूल करती है, पंचायत किस तरीके से रन करती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैसे रन करती है, म्यूनसिपल काउंसिल्स किस तरीके से रन करती है। तो इस तरीके से जो है हमारे विलेजेस तक या हमारी छोटी छोटी सिटीज़ तक जो हमारा लोकल लेवल फैला हुआ है वहाँ पे जो है इस तरह की गवर्नमेंट बनी हुई होती है। तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी, जो हमने 3 लेवल्स पे बात करी है वो तो हो गई हमारी वर्टिकल। अब हम तीसरी बात, हम दूसरा लेवल बात करते हैं, वो है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर हमारी पावर शेयरिंग होती है। जैसे हमने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कहा लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशियल होता है,
ठीक है। आपको पता है लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग बॉडी यानी पार्लियामेंट है हमारी, एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे जो हमने बात कर रहे हैं जो पुलिस है, हमारे यहाँ पे जो आरएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स हो गए। जुडिशरी में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब लेवल्स होते हैं। उसी तरह हमने कहा इस तरह हम क्या करते हैं, पावर को हम डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट देते हैं। लेजिस्लेटिव का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है और जुडिशरी का अपना काम। लेजिस्लेटिव का काम है कि लॉज बनाने हैं, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर कोई इन लॉज को नहीं मानता है या वायलेट करता है तो उस केस में हम जुडिशरी के पास लेके जाते हैं। अब यह ध्यान रखना इन सब के पास ये सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, सबकी अपनी पावर्स हैं। और जो है हमने कहा ये सब जो है इसमें हमने कहा कि इंडिपेंडेंट है, सबकी अपनी अपनी पावर्स है, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और क्लियरली मेंशन है कि वहाँ पे आपकी क्या क्या है। लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे के काम पे चेक्स रखते हैं। अगर चेक्स नहीं होंगे तो अभी इनको डर होता है कि हाँ हमने कुछ गलत किया तो हम पे चेक रखा जा रहा है। एक दूसरे के मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा मतलब लॉ मेकिंग वाले जो काम है उसमें एग्जीक्यूटिव कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उस केस में इनके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है एक दूसरे पे नजर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे चीजें। तो हमने कहा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, 3 पार्ट्स में ऑर्गन्स में डिवाइड होता है इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का है। हमने कहा तीनों के तीनों ऑर्गन्स जो है सेम लेवल ऑफ पावर है तीनों के पास, इसके पास सेम पावर है, इसके पास सेम पावर है, इसके पास सेम पावर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर द नो ऑर्गन एंजॉयज अनलिमिटेड पावर्स। देखिए ना इसके सबके पास सेम है, बट कोई भी है ना जो इनके पास ऐसी कोई पावर है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है कि कोई चेक नहीं रख रहा है उन पे, नहीं, यहाँ पे हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रख रहा है जिसपे कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, 2 टाइप की पावर शेयरिंग समझ ली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अब हमने यही चीज़ें, लेजिस्लेचर जो है हमने कहा लॉज पास करना है, फाइनेंशियल्स है, सब चीज़ें वो ध्यान में रखता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सारे के सारे जैसे पॉलिसीज़ बना दी गई है उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, किस तरीके से उनको जो इम्प्लीमेंट करवाना है। जुडिशरी है, अगर कोई इंटरप्रिटेशन होता है, लॉज जो होते हैं उनके साथ इंटरप्रेट करता है, और अगर कोई जो है उनको नहीं फॉलो करता है तो उस केस में पनिशमेंट देने का जो है राइट है वो भी इनके पास में होता है। अगर कोई क्राइम करता है या लॉज को ब्रेक करता है तो जुडिशरी उन एग्जीक्यूटिव के भी फंक्शनिंग पर चेक रख सकती है, ठीक है। कोई भी लॉज तोड़ता है, क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट दे सकती है। और अगर कोई दूसरे ग्रुप्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी अगर वो उनके ऊपर भी उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उनके ऊपर भी वो ध्यान रखता है। अब ये दे रखा है हमारे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, इसके अंदर जो है अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। बस ध्यान रखना आपको यही है कि इसके अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है और इसमें डिफरेंट लेवल्स पे होता है। जैसे इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसमें होता है हमारे यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स, जिसमें हमने कहा यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल पे। पहला तो यही हो गया कि इसमें ऑर्गन्स और उसमें वो। दूसरा हमने कहा ये याद कर लेना है हमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और इनके बीच में डिफरेंशिएशन आ सकता है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पार्ट्स, इसमें सबके डिफरेंट पार्ट्स होती है। और कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब तीनों को हमने बता दिया कि लेजिस्लेशन का काम है कि आपको कानून बनाने हैं, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट कराने हैं, जुडिशरी अगर कोई उनको कानूनों को तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट देगी। सबको उनके उनके काम अलग अलग बताए हुए हैं, लेकिन इसमें एक चेक्स एंड बैलेंसेस होता है कि आप जो है दूसरे ऑर्गन के ऊपर नजर रख सकते हो जिससे वो अनलिमिटेड पार्ट्स को ज़्यादा मतलब वो एंजॉय नहीं कर सकता है। यहीं पे अगर हम वर्टिकल में आते हैं तो इसके अंदर जो होता है इसमें सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली पता होता है कि डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट जो है उनके पास में क्या क्या पावर्स होती है, ठीक है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि वर्टिकल डिवीजन जो है या स्टेट है, यूनियन है, लोकल लेवल है, उन पे क्या क्या उनकी पावर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया हुआ है कि आप स्टेट यूनियन की ये पावर्स हैं, स्टेट की ये पावर्स हैं और इनकी ये पावर्स है। तो इस तरीके से हमने कहा हायर से लेकर लोअर लेवल तक पूरा क्लियर वहाँ पे होता है। तो ये हमने डिफ्रेंसिएशन भी समझ लिया है और ईजी हो गया हमारे लिए ये दोनों समझना, ठीक है। अब हमने कहा पावर शेयरिंग और बेल्जिंग और पावर शेयरिंग ऑफ श्रीलंका भी एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोग कि इनके अंदर क्या फर्क था।
पावर शेयरिंग ऑफ बेल्जियम में आपको पता है कि जो है किसी भी तरह की प्रेफरेंशियल जो है पॉलिसीज यूज नहीं की गई थी, मतलब किसी भी एक ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दी गई थी। मेरिटोरियस है, जो जैसा काम करेगा उसको वैसी जॉब्स मिल जाएगी। प्रेफरेंशियल यहाँ पे पॉलिसीज यूज नहीं की जाती थी, ना तो जॉब्स में, नहीं एजुकेशन में। लेकिन श्रीलंका के अंदर हमने देखा था कि जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी वो सिंहाला को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उनको ही ज़्यादा जॉब्स और एजुकेशन दी जाती थी। यहाँ पे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज यूज नहीं की जाती है, यहाँ पे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ही यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने तीसरी तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो क्या करेगी, दोनों ही ग्रुप्स के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करती है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने आप ये चीजें देख लेगी। जबकि इस श्रीलंका में जो है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, सिर्फ वो किसके बारे में सोचती थी, सिंहाला लैंग्वेज के लिए, वो तो तमिल के कल्चर के बारे में सोचती ही नहीं थी। यहाँ पे तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो अपनी अपनी जो है लैंग्वेजेस वाले लोग हैं उनके बारे में सोच रही है, बट यहाँ पे तो सिर्फ सिंहाला लैंग्वेज के ही बारे में सोचा जाता था। यहाँ पे कोई रिलीजियस वो नहीं था, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं था डिफरेंट रिलीजन के अंदर, और बट यहाँ पे बुद्धिज्म जो था उसको ऑफिशियल जो है रिलीजन बना दिया गया। तो ये हो गया हमारे श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में अंतर। अब हमने कहा कि जो हमने कहा पावर शेयरिंग जो बेल्जियम में हो रही थी, उन्होंने क्या चीज़ें यूज़ करी, तो हमने बता दिया आपको सारी की सारी चीज़ें कि सेंट्रल लेवल पे दोनों ही जो ग्रुप्स के लोग थे उनको नंबर उनका सेम रख दिया गया था। उन्होंने जो है मतलब हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को इक्वल सपोर्ट दिया गया था। यहाँ पे कोई भी एक जो नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, ठीक है, अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट भी बनी हुई थी, उनको भी सेम ऐसा ही था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ब्रसेल्स का हमने देख ही लिया, ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बन चुकी थी दोनों कम्युनिटी के लिए, चाहे वो डच स्पीकर्स हो चाहे फ्रेंच हो। फिर हमने कहा कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी, जिसमें एक थर्ड काइंड की मतलब ऐसी गवर्नमेंट बनी थी जो अपने अपने ग्रुप्स के बारे में सोच रही थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी, अब ये ध्यान रखना, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। अब जो जहाँ मतलब मान लो अगर डच की बन रही है तो वो डच उनको इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच की बन रही है तो फ्रेंच वाले करेंगे, जर्मन स्पीकर्स है तो जर्मन वाले बनाएंगे। तो इस तरीके से किसी का भी हम कह रहे कोई भी नेग्लेक्ट वहाँ पे फील नहीं करेगा, और जो भी कल्चरल है, एजुकेशनल है, लैंग्वेज इशूज है, सारे के सारे उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करती रहेगी। यहाँ पे सेंटर को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से हम लोग जो है हमारे चैप्टर के एंड की तरफ आ चुके हैं। अब हमने एक दो तीन चीज़ें हैं फटाफट उनको देख लेते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड बॉडी होती है जो कि एक ग्रुप के लैंग्वेज, कल्चर और उनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उनमें कोई भी इश्यूज होता है उनको देखती है। ठीक है, वो अपने अपने जैसे फ्रेंच स्पीकर्स हैं उन्होंने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है, डच स्पीकर ने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है और जर्मन स्पीकर ने अपनी बनाई थी। ठीक है, सिविल वॉर आपको पता ही है, जब डिफरेंट एक ही कंट्री के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जब वॉर होती है तो वो सिविल वॉर होती है। चेक्स एंड बैलेंसेस है सिस्टम इन विच इन ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक्स द अदर्स विच रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर क्या है, दोनों के बीच में क्या बनाया जाता है कि चेक एंड बैलेंसेस का है, ताकि कोई भी एक मतलब जो ग्रुप है या ऑर्गन है वो क्या करता है कि अनलिमिटेड पावर्स इंजॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी तरह कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, जब किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, वहाँ पे एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जब गवर्नमेंट बनाती है उसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। डेमोक्रेसी आपको पता ही, एथनिक जो है सोशल डिवीजन होता है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। जो हमने कहा वहाँ पे जो कल्चर है उसके हिसाब से हम एथनिक कंपोजिशन उनका निकालते हैं कि हाँ भाई ये तरह के लोग जो हैं इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट है जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट ये आपको सब चीज़ें पता चली गई है। तो इस तरह से हमारा क्या है, पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बार हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट मैप की तरफ, जहाँ से हम लोग चीज़ें और थोड़ा सा समझ पाएंगे। यही था हमारे बेल्जियम के केस में, क्या था, लैंग्वेज कम्युनिटीज बनी हुई है। इसके अंदर हमने क्या देखा था, लैंग्वेज कम्युनिटीज इन बेल्जियम 59% डच स्पीकर थे, और यहाँ पे 40% जो है फ्रेंच स्पीकर थे और 1% जर्मन स्पीकर थे। ब्रसेल्स की बात करते हैं तो 20% केवल वो डच स्पीकर्स थे। ब्रसेल्स के अंदर जो है 80% फ्रेंच स्पीकर थे। डच स्पीकर जो है उनको कम, मैंने बात करी ना, उनके बीच में भी तनातनी होने लगी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो क्योंकि ब्रसेल्स के अंदर जो फ्रेंच स्पीकर्स थे उसी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी,
और यहाँ के लोग क्योंकि फ्रेंच को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी इसलिए वो रिच और पावरफुल बन रहे थे। फिर वहाँ के जो अमेंडमेंट हुए उसमें क्या कर दिया गया था वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को साथ कर दिया गया था। फिर कहा गया स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों लैंग्वेजेस का। पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज इशूज गिवन टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट। फिर तीसरे टाइप के हमने गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। हमने श्रीलंका की तरफ गए, वहाँ पे हमने देखा 74% जो सिहाना लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, सिहाना जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बता दी गई थी। और यहाँ पे क्या होने लग गया था, पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरिज्म जो है वो यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे 74% सिहाना बोलने वाले हैं, 18% तमिल बोलने वाले थे, 7% हमने क्रिश्चियन लैंग्वेज वाले लोग थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पे ये तो हमने पूरा भी उसमें देख ही लिया है, कंपैरिजन हमने करा था। तो इस तरीके से हमने चीज़ें देख ली है सारी की सारी कि किस तरीके से जो है बेल्जियम हो चाहे हमने कहा श्रीलंका हो, गवर्नमेंट के डिसीजन के बेसिस पे वहाँ उनका जो फ्यूचर है वो डिसाइड हुआ था। तो आपको आई थिंक पावर शेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग होती क्या है, किन किन मतलब लेवल्स पे हो सकती है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं उसके। बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों की स्टोरीज से हमें कोई ना कोई कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल होती है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस क्वेश्चन को तो ज़रूर अच्छे से हमें कर ही लेना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।